हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का टॉपिक चल रहा है। और उस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए भारतीय संविधान के भाग 1 तक पहुंच चुके हैं। और भाग 1 आप पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीछे का क्लास करते चलिए, ठीक है। पीछे का क्लास करते हुए अगर आप आगे का कंटिन्यू करेंगे तो वो वहां से आपको पेपर में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां से समझने में भी आपको थोड़ी आसानी होगी और पूरे कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यही करिएगा कि पहले का क्लास जरूर करिएगा। हम एपिसोड बाय एपिसोड सब क्लास लिए हैं, जिसमें आज हम लोग 13वें एपिसोड पे पहुंचे हैं। तो याद रखिएगा, हम 13 एपिसोड तक पहुंचने, आज पर 13वां एपिसोड होगा इंडियन पॉलिटी का। तो वहां से आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नागरिकता, अर्थात नागरिकता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे, जिससे कि आप आसानी से उसको पढ़ पाए, ठीक है। और अगर आपको हमारे सभी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, आप सभी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, मतलब कहीं ना कहीं जब हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहां पर जीएस बाई गोविंद सर करके लिखा है एसआई के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, वहां से प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक तरफ से मिल जाएंगे, आसान से वहां से हर एक वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें, देखिए नागरिकता क्या होती है। नागरिकता, हमारे देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो नागरिकता का उल्लेख सबसे पहले अरस्तु ने किया था। और आप जानते होंगे, वही अरस्तु है जिन्होंने नागरिकता का सबसे पहले वर्णन किया। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो हमारे देश में कुछ लोग, क्या जो लोग यहां पे रहते हैं वो सभी भारत के नागरिक हैं? तो देखिए, एक आम पर्सन जो होता है, आम पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी आदमी भारत में आ सकता है, टहल सकता है, घूम सकता है। जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आया, वो कुछ देखने के लिए आया, मान लो दिल्ली का लोटस टेम्पल देखने के लिए आया, दिल्ली का लाल किला देखने के लिए आया, तो वो आम पर्सन है, वो भारत का नागरिक नहीं है। एक होता है सिटीजनशिप, जो हमारे देश का सिटीजन होता है, नागरिक होता है, वो भारत में भी रहकर वो सब चीजों को देख सकता है। लेकिन उसे क्या होती है, एक तरह के विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे उसे अधिकार तो दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रीमियम लेवल का व्यक्ति होता है, जिसे सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं भारत में रहते हुए। लेकिन वो जो आम नागरिक था, जो भारत में एक्चुअल में किसी दूसरे देश का नागरिक था, भारत में आया था, वो घूम टहल सकता है, रह सकता है, देख सकता है, लेकिन उसे उतने अधिकार नहीं दिए जाते जितने हमारे देश के लोगों को दिए जाते हैं। और यही जो सरकार अपने देश के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार के अधिकार देती है, उसी को हम बोलते हैं नागरिकता का अधिकार, ठीक है। वो उसे नागरिक अधिकार प्राप्त होता है। उस नागरिक के अधिकार के अंतर्गत देखें तो हमारे देश का जो नागरिक होता है, उसे अगर देखें तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है, जैसा कि आपको मालूम है। उसके आगे की अगर हम बात करें तो साथ साथ वो भारत के किसी भी पद पर कार्य कर सकता है। तो भारत पर किसी भी, भारत में किसी भी पद पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो भारत के किसी भी प्रशासनिक पद को देखें, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे आईपीएस हो, उन सभी पदों पर कार्य कर सकता है। उसे जरूरी क्या होता है, उसे तब जरूरी हो जाता है जब वो भारत का नागरिक रहेगा, तभी इन पदों पर कार्य कर सकता है। तो देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर हम भारत की नागरिकता की बात कर ले तो देखिए, जो हमारा नागरिकता है, आपने हमको बताया था, हमने आपको ये चीज समझाया था कि कहीं ना कहीं जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के संघ सूची का विषय माना जाता है। जिसको आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। उन 3 अनुसूचियों में जो, सॉरी, 3 जो सूचियां, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें संघ सूची के अंतर्गत नागरिकता को रखा गया है। अर्थात जो नागरिकता है वो संघ सूची का विषय है, और नागरिकता पर किसी भी प्रकार का विधि या कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो संघ की विधायिका संसद को प्राप्त है। और जो नागरिकता देता है वह हमारा, आपको पता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, अर्थात होम मिनिस्ट्री जो देती है। मतलब
नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है, लेकिन नागरिकता पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है भारत में तो उसे किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग। तो आज हम लोग इसके पहले वाले क्लास में भाग 1 को पढ़ लिए हैं, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो टॉपिक जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। आज जो पढ़ेंगे जस्ट उसके आगे का भारतीय संविधान का भाग 2 अर्थात नागरिकता। उस टॉपिक में हमने अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा किया था और अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दिया था। इस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 5 से लेकर 5-11 की चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 11 तक। मतलब 1 से 4 की चर्चा पहले हो चुकी है, अब जो चर्चा करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की हम चर्चा करने वाले। किस भाग के अंतर्गत? भाग 2 में, जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता एक्चुअल में नागरिक विकास की अवधारणा का प्रमुख तत्व होता है। नागरिकता के अभाव में आप शासन या सरकार के द्वारा लाए गए किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हो सकते तथा सरकार के किसी भी पद पर कार्य करने के लिए नागरिकता का होना जरूरी होता है। जैसे आप भारत में नागरिक नहीं रहेंगे तो आप नौकरी नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं दे सकते। तो ये इस प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के अधिकार हमारे देश के लोगों को दिया जाता है। तो वो किसके अधीन दिया जाता है? तो नागरिकता के ध्यान में रखकर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज जो पढ़ेंगे वो होगा भाग 2 नागरिकता और अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ अनुच्छेदों को हम समझ लेते हैं और मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर सब चीज लिख दिया है जो कि आपको मुझे समझाना है। ये थोड़ा लिख देने से आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आपको लेक्चर के साथ लिखने में थोड़ी सा आसानी हो जाती है, जिससे थोड़ा सा आपको सहायता मिल जाता है और उस टॉपिक को आप आसान भाषा में लिख भी सकते हैं। और इसे नागरिकता को पढ़ने के बाद आपको जो वनडे एग्जाम आपके आरआरबी एनटीपीसी का डेट है, साथ साथ अगर आप यूपीएसआई या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वो अलग तरीके से अगर आप देखा जाए तो आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया है तो। ये बात भी थोड़ी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से हम अनुच्छेदों की चर्चा करते चलेंगे, अब बाद में कुछ अधिनियम भी समझा देंगे जिससे कि आपको नागरिकता आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अनुच्छेद 5 में लिखा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का मतलब क्या? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस संविधान की बात कर रहा है। इतने से आपको यह समझना है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता के बारे में क्या चीज कही गई। मतलब उस समय भारत का कौन नागरिक होगा, किसको विशेष तौर से नागरिकता की बात करता है हमारा संविधान। तो हमारे संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो किया गया भाग 2 में किया गया, लेकिन भाग 2 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान क्या है, क्या नागरिकता होगी। जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय किससे कैसे व्यक्तियों को नागरिकता दी गई, उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हमारे भारतीय संविधान में। तो उसके लिए देखिए इसमें 3-4 प्रावधान किए गए जिसके हिसाब से लोगों को नागरिकता दी जाती थी। एक तो यह कहा गया कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। अब अगर इसके हिसाब से अगर आप देखें, संविधान के प्रारंभ में यह बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में अगर जन्म लिया तो भारत का नागरिक होगा। तो इस हिसाब से अगर विदेशी भी अगर आते हैं, बाइलक कोई भी विदेशी भारत में आया और अगर वो विदेशी भारत में रहा 2-4 दिन रहा, अगर मान लो कि वो महिला कोई विदेशी आई, वो प्रेग्नेंट है और उसका डिलीवरी अगर भारत में हो गया तो इसका मतलब उसका जो बच्चा होगा भारत का नागरिक हो जाएगा। इसके हिसाब से तो वही हुआ। दूसरा प्रावधान यह किया गया उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगर बाइलक उसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो लेकिन अगर उसके माता पिता में से किसी का भी भारत में जन्म हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहां के कुछ लोग ऐसे भी थे, स्थिति को हम समझिएगा क्योंकि उस समय यह संविधान के प्रारंभ की बात कर रहा है तो संविधान के प्रारंभ की परिदृश्य कुछ और थी, लेकिन तरह तरह के इसमें संशोधन भी किए गए। उस संशोधनों को भी हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अगर कोई भी विधि या कानून होता है जब उसमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं
नए प्रावधानों को जोड़ा जाता है तो कानून काफी जटिल और मजबूत माना जाता है हमारे लोकतंत्र के हिसाब से। तो उसी को ध्यान में रखकर अगर ये बताइए उस समय अगर भारत में कोई जन्म लिया था तो भारत का तो नागरिक हो गया। लेकिन ये समझिएगा अगर कुछ ऐसे व्यक्ति थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कुछ ऐसे थे जो विदेशों में भी कार्यरत थे, मतलब विदेशों से भी वो आंदोलन चला रहे थे, तो उनको भी भारत की नागरिकता होनी चाहिए फिर तो ऐसे लोगों का मतलब यह था कि उसके माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो। अगर बाइलक कोई भी भारत का व्यक्ति था, अगर वो विदेश में जाके क्या कर रहा है, कोई आंदोलन चला रहा है, तो वो अगर वो कोई आंदोलन चला रहा है हमारी स्वतंत्रता के लिए, जैसे आप पढ़े होंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, लाला हरदयाल ने किया, तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। तो अगर ऐसे स्वतंत्रता जो सेनानी थे, अगर उनके बच्चे का जन्म अगर भी विदेश में हुआ हो तो भी वो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे, क्योंकि उनका जो पिता है वो कहां का है, भारत का। तो इस हिसाब से उसके माता पिता में से अगर कोई भी भारत का नागरिक होता तो अगर उसका बच्चा जो होता, अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है और लेकिन वो जो बच्चा है वो अगर विदेश में पैदा हुआ है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाता था। ये बात समझ में आ गई आपको। तीसरा पॉइंट कह रहा है आर्टिकल 5 में कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट समझिए आप। मतलब भारतीय संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अगर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसका मतलब 1945 से अगर भारत में कोई रह रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे एनी बेसेंट को ले लीजिए, एनी बेसेंट भारत में पहले से रह रही थी तो भारत की नागरिक हो गई। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। अगर भारत के संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, और अगर 26 जनवरी 1950 को लागू होने से पहले कितने साल पहले, 5 साल पहले अगर वह भारत में रह रहा था तो उसे भारत ने नागरिकता दे दिया। देखिए अब यहां पे 2-3 चीज आपको मैंने समझाया आर्टिकल 5 से। एक तो बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ तो भारत का नागरिक हो गया। दूसरा बात, अगर इसे फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इसे फॉलो करे। तीनों में से अगर किसी को फॉलो करता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती थी। अगर उसके माता हो या पिता हो, दोनों में से अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो, वो बच्चे का जन्म भले से विदेश में हुआ हो तो भी वो भारत का क्या होगा, नागरिक हो जाता था। तीसरा कहा गया संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले अगर वो भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक होगा। ये बातें अनुच्छेद 5 में रखी गई। मतलब अगर संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, इसका मतलब उससे 5 साल पहले आप जोड़ लो। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1945 से पहले से भारत में रह रहा था या उससे पहले या 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहा है तो भारत का क्या होता था, नागरिक होता था। यहां तक पहला आर्टिकल समझ में आ गया आपको अनुच्छेद 5 के बारे में। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 कुछ विशेष परिस्थितियों में बनाए गए, जिनका वर्तमान संविधान के हिसाब से देखें या वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखें तो उनका बहुत कम औचित्य रह चुका है। अब उस समय भारत के विभाजन का स्वरूप हो चुका था, भारत विभाजन हो रहा था। तो भारत को विभाजन के समय की स्थिति थी ये कि कुछ लोग तो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान की नागरिकता उनको चाहिए, कुछ लोग भारत में रुक गए तो उन्हें भारत की नागरिकता दी गई, कुछ लोग पाकिस्तान में तो गए लेकिन फिर लौट के भारत में आ गए तो उनको भारत की नागरिकता किस हिसाब से दी जाएगी। तो उसके बारे में अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 कहता है। क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 6 में लिखा है कि पाकिस्तान से भारत का प्रवास करने वाले, मतलब पाकिस्तान से भारत को प्रवास करने वाले लोगों के लिए नागरिकता। इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो लिखा है यदि वह 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले, एक चीज समझो, अगर पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति है, मतलब हम आजाद कब हुए, 15 अगस्त 1947 को। इस अनुच्छेद का मतलब यह समझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, इसका मतलब जो लोग पाकिस्तान में थे लेकिन वहां की स्थिति उनको समझ में नहीं आई, उन्हें लगा कि पाकिस्तान में रहना हमारे लिए खतरा है, तो वो लोग अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गए तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। समझ में आया।
19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आ गए तो वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आते हैं तब उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, इसी को कहते हैं परमिट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, एक परमिट सिस्टम जारी किया गया था। परमिट सिस्टम का मतलब यह होता था कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में जाते हैं तो भारत के तरफ से एक अधिकारी नियुक्त होता था, कहां पे, पाकिस्तान में, और उससे क्या करना पड़ता था, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप भारत में आ सकते थे। और भारत में आने के बाद 6 महीने रहने के बाद आपको नागरिकता दी जाती थी। यह था इसका परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम का मतलब है कि एक डेट डिसाइड किया गया था और वो डेट क्या था, 19 जुलाई 1948। लेकिन ध्यान रहे, अगर जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत तो आए लेकिन वह 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो उनको परमिट सिस्टम से गुजरना नहीं पड़ता था। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए तो उन्हें एक अधिकारी के द्वारा लिखित तौर पर भारत भेजा जाता था और उसमें 6 महीने का प्रावधान होता था कि आप भारत में 6 महीने रहने के बाद नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और लेकिन जो 6 महीना अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते थे उन्हें न तो 6 महीने की जरूरत थी, उन्हें तुरंत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। इसका तात्पर्य यही है। देखिए लिखा है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो परमिट सिस्टम की सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद आते हैं तो उस पर परमिट सिस्टम लागू होगा और 6 माह रहने के बाद वह नागरिक होगा व्यक्ति। मतलब 6 महीना रहने के बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा उल्लेख करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6। समझ में आ गया आपको? चलिए अनुच्छेद 7 की बात करें। अनुच्छेद 7 लिखा है कि भारत से पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। देखिए, अगर कुछ व्यक्ति भारत से या तो पाकिस्तान से भारत आए तो कुछ व्यक्तियों का मानना था कि हमारा हित किसके साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हमारा भलाई है, हमारा विकास संभव है। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए जो डेट डिसाइड किया गया वह 1 मार्च 1947। ये आप ध्यान रखें। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर भारत तो आजाद हुआ 1947 15 अगस्त को, लेकिन ये 1 मार्च का डेट कैसे हो गया? तो आपको बता दे 1947 मार्च में ही, उससे पहले भारत का विभाजन दिखने लगा था कि अब भारत का विभाजन होगा जिसमें एक अलग देश बनेगा। तो उन लोग को लगा कि नहीं, हम पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हमारा विकास संभव है और हम वहां पे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस घटना में काफी मारधाड़ हुआ, काट पीट भी बहुत ज्यादा हुआ था, झगड़ा बहुत जबरदस्त हुआ। उनको ये बाद में लगने लगा कि नहीं, वहां जाने के बाद उनको ये लगने लगा कि नहीं, अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हमारे घर के लोग या तो इस तरीके से दिक्कत आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिल सकता है। तो वो क्या किए, 1 मार्च के बाद जो पाकिस्तान तो चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान चले गए किंतु वापस आ गए। लेकिन वापस अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आ गए तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता था, उनके लिए परमिट सिस्टम जारी नहीं होता था कि वो अगर आए हैं तो 6 महीने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वह पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद गए लेकिन वो वापस लौट आए, कहां गए, भारत आ गए, तो उनके लिए भी एक परमिट सिस्टम था कि आप 6 महीना रहने के बाद भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते। ऐसा प्रावधान किया गया अनुच्छेद 7 में। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा मत समझिए, जितना जरूरी है उतना मैं आपको समझा देता हूं। वर्तमान में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जहां पूछे जाएंगे मैं आपको समझाता चलूंगा। लेकिन ये हमारे भारतीय संविधान के भाग में लिखा है, अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए हमको जानना जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूं कि थोड़ा आइडिया रहेगा तो चीजों को आगे जो स्टैंडर्ड लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो समझ में आ गया आपको अनुच्छेद 7। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा है?
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब देखिए यहां से एक दो कंडीशन बन सकता है। कंडीशन क्या बन सकता है? जैसे मान लीजिए कि भारत के विभाजन के समय कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो न तो भारत में रह रहे थे और न ही पाकिस्तान में रह रहे थे, वो किसी दूसरे देश में रह रहे थे। अगर वो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। जैसे 22 लाख आप मान लीजिए आपके घर में मान लो कि किसी के घर में 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में 3 भाई क्या रहते हैं, घर पे ही रहते हैं, घर पे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। एक भाई क्या करता है, बाहर रह के कमाता है। और घर में अगर अलगावजी हो गया, लोग अलग हो गए, तो उसकी भी तो आप व्यवस्था करेंगे ना, उसको कितना दिया जाएगा या वो किसके साथ रहेगा। तो वही बात है, अगर यहां पे अलगाव हो रहा है, भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन रहा है, जो चाहता है पाकिस्तान की नागरिकता आप उसको पाकिस्तान की नागरिकता दे रहे हैं, जो चाहता है भारत की नागरिकता आप उसको भारत की नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन जो भारत का था उस समय, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, वहां कमा रहा था, तो उसके लिए भी तो नागरिकता का प्रावधान करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए एक विशेष तौर से प्रावधान यह किया गया कि उसे अपने दूतावास कार्यालय, हर देश में हमारे देश का जिस देश के साथ अच्छे संबंध हैं, तो उन देशों में हमारा दूतावास होता है, उस दूतावास कार्यालय पर अपना नाम उसको जाकर दर्ज कराना पड़ता था कि वो भारत में रहना चाहता है या पाकिस्तान में रहना चाहता है। अगर वो भारत में रहना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती थी, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहता है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता दी जाती थी। दूसरी बात, उसके साथ साथ अगर उसके जो बच्चे हैं उनको भी तो नागरिकता आपको देनी पड़ेगी। अगर विदेश में रह रहा है उसका बच्चा, तो अगर उसका बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके लिए भी आपको नागरिकता का प्रावधान करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि माता पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक है तो उसे आपको नागरिकता देनी पड़ेगी, या माता पिता में से कोई अगर जन्म लिया है भारत में तो उसे आपको नागरिकता देनी पड़ेगी। तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 में। तो याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो भारत के विभाजन के समय न तो भारत में थे न तो पाकिस्तान में थे, वो किसी अन्यत्र देश में थे, तो वो जिस देश में थे उस देश में अपने दूतावास कार्यालय पर उन्हें जाकर अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था कि वो भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ये ऐसा प्रावधान करता है कौन? अनुच्छेद 8। देखिए एक चीज आप यहां से समझने की कोशिश करिएगा कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 उस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रख के बनाया गया था। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस स्थिति को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो उसे आप इतना केयर मत करिए कि नहीं क्वेश्चन यहां से बन सकता है, अगर बनेगा भी तो आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना समझ सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 9, 10, 11 इंपॉर्टेंट है, जो कि हम उसको समझा देते अच्छे से, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है? विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता का न होना। जैसे आप अगर भारत के नागरिक हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो देखिए अगर विदेशों में आप ऑलरेडी अगर 7 साल तक लगातार रहते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है संसद हमारी, अर्थात गृह मंत्रालय। लेकिन एक चीज और है कि अगर आपने जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, जैसे आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और वहां की आपने नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो आपके देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो सकती है। यह अनुच्छेद 9 कहता है। बहुत ही साधारण भाषा में समझिएगा कि अगर आप भारत में रहते हैं, आपको भारत की नागरिकता है वर्तमान में, और फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे, आपको लगा कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा देश है, यहाँ का कल्चर हमें अच्छा लग रहा है और हमें यहीं पे बस जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में आपने आवेदन किया, ऑस्ट्रेलिया की आपको नागरिकता दी गई, तो अब आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ऐसा प्रावधान करता है अनुच्छेद 9। समझ गए? चलिए अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है इसके बारे में सोचिए। लिखा नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहने का मतलब यह है आपसे सरकार जो होगी वो नागरिकता नहीं छीनेगी, लेकिन अगर आप कोई भी अलग तरीके का कार्य करते हैं या तो देश विरोधी कार्य करते हैं तो सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, अर्थात आपको नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप
अपने देश के राष्ट्रपति हो, या तो कहीं ना कहीं हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा हो, उस समय आप पाकिस्तान का जयकारा लगाने लगे, या तो देश के लिए मुर्दाबाद बोलने लगे, तो ऐसे करने पर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। तो आप या तो किसी भी दूसरे देश के शत्रु के साथ मिल गए, शत्रु के साथ मिलकर देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन नागरिकता के अधिकारों का बने रहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी संसद होगी, अगर वह नागरिकता पर किसी भी प्रकार की कानून या विधि बनाती है, तो ऑलरेडी जो भारत के नागरिक हैं उनके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रावधान करता अनुच्छेद 10। मतलब संसद द्वारा नागरिकता पर यदि कोई भी कानून बनाया गया तो भारतीय जो नागरिक हैं उनके नागरिकता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रावधान करता है अनुच्छेद 10 में। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 11 और लास्ट अनुच्छेद, इसको समझते हैं। लिखा है नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि नागरिकता संघ सूची का विषय है, और आपको पता है कि नागरिकता यदि संघ सूची का विषय है तो संघ सूची के विषय पर विधि या कानून बनाने की जो शक्ति दी जाती है वो संघ की विधायिका संसद को प्राप्त है। अर्थात नागरिकता पर किसी भी प्रकार के कानून या विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। और संसद के किस मंत्रालय को दी गई है? तो होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय को प्राप्त है। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए समय समय पर शुरू में तो नागरिकता ऐसे प्रावधान कर दिया गया कि ऐसे ऐसे लोग नागरिकता इनसे ऐसे लोगों को दी जाएगी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। जैसे देखिए नागरिकता के लिए पहला अधिनियम आया 1955 में, फिर देखिए नागरिकता का 1955 में संशोधन हुआ तो फिर 1986 आया, फिर इसमें अलग अलग संशोधन करके 1986 के बाद अगर आप देखें 1992 आया, फिर 2003 में इसमें संशोधन हुआ, फिर 2015 में संशोधन हुआ, फिर देखिए 2019 में जहां तक आप देख रहे होंगे कि एनआरसी का मुद्दा जो चल रहा है, तो वहां पे हम एनआरसी को अलग तरीके से आपको बता देंगे। उसके लिए एक अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा, बहुत जल्द ही बनाऊंगा, हो सकता है इसके बाद ही बना दूं, जिससे कि आपको एनआरसी का भी फंडा समझ में आ जाए कि एनआरसी का मतलब क्या है, एनआरसी का विकास कैसे हुआ, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को पढ़ते। मतलब नागरिकता के लिए जो अधिनियम आया 1955 में, वो किस प्रकार से नागरिकता देता था। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में हमें 5 तरीके से नागरिकता का प्रावधान करता है। इसमें इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नागरिकता अधिनियम 1955 कितने प्रकार की नागरिकता का वर्णन करता है? तो 5 प्रकार से। एक क्या है? जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। चौथा क्या है? देशीकरण से। और पांचवा क्या है? अर्जित भूमि से। याद रखिएगा 5 तरीके से अभी मैंने आपको बता दिया कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता का वर्णन किया जाता था, जैसे कैटेगरी में बांटा गया था तो 5 प्रकार से बांट दिया गया था। अब देखिए नागरिकता में इसमें जन्म के आधार पर किसे नागरिकता कहा जाता था। अब देखिए इसमें फिर संशोधन हुआ, उस संशोधन में क्या क्या संशोधन हुआ उसके आगे की बात हम नेक्स्ट मतलब एक तरीके से इसके आगे की टॉपिक में करते हैं। लिखा है कि जन्म के आधार पर। अब जन्म के आधार पर कौन नागरिक होगा? और जन्म के आधार पर जब 1955 से पहले क्या था, किसी भी व्यक्ति पर लागू था। अब अच्छा ये बताइए, अगर भारत में कोई व्यक्ति आया, विदेशिया है वो, अब भारत में आया और बच्चा उसका भारत में पैदा हो गया तो भारत का नागरिक हो गया। जन्म के आधार पर तो यही होगा ना कि अगर उसका बच्चा भारत में जन्म ले लिया तो वो तो बच्चा कहां का नागरिक हो गया? भारत का। तो ये तो गलत है। तो इसके लिए हमने संशोधन किया। संशोधन कब किया? 1986 में। 1986 में जब संशोधन हुआ तो इसमें यह कहा गया कि माता या पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक होता है, ध्यान रखिएगा, माता या पिता में से अगर कोई भारत का नागरिक होता है तभी उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 2003 में पहले इसमें माता या पिता में से एक था
लेकिन अगर इसमें दिक्कतें कब आई, पहले तो यह था कि जन्म के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ तो भारत का नागरिक हो गया वो बच्चा। लेकिन 1986 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। इसमें जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाती थी उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि 1986 में यह किया गया कि या तो माता या तो पिता, अगर कोई भी भारत में जन्म लिया हो तभी उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा मसला था। पहले क्या था, जन्म के आधार पे था, अगर वो बच्चा भारत में जन्म ले लिया तो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन 1986 में संशोधन किया गया, उसमें यह कहा गया कि अगर माता या पिता दोनों में से अगर कोई भारत में जन्म लिया होगा तभी अगर वो भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन जानते हैं इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। जैसे 22 लाख आप मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि पहले जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है अपना, उसमें कोई लड़की है वो भारत की नागरिक है। अगर मान लो किसी दूसरे देश का या तो ऑस्ट्रेलिया का ही या तो किसी अन्यत्र देश का व्यक्ति जम्मू कश्मीर पढ़ने के उद्देश्य से आया या तो काम करने के उद्देश्य से आया, वो काम करने लगा, काम करते करते उसने क्या किया, उस जो भारतीय महिला जम्मू कश्मीर की थी उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के लोगों को तो विवाह करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए आप इसको गलत समझिए। पाकिस्तान का बाल लड़का है और वो कहां चला गया, जम्मू कश्मीर में। अब पाकिस्तान का तो है तो उसको पाकिस्तान की नागरिकता है, लेकिन अगर वो जम्मू कश्मीर में आया और उस लड़की से विवाह कर लिया और उस लड़की से अगर विवाह कर लिया तो उसका जो बच्चा होगा वो कौन सा नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कहे हैं यहां पे 1986 में माता या पिता दोनों में से अगर कोई भी भारत में जन्म लिया हो तो जन्म तो उसकी मां ली थी तो उसके हिसाब से भारत का नागरिक हो गया। समझ में आया। तो ये थोड़ी थोड़ी गलतियां होती थी, उसी गलतियों को सरकार के द्वारा, हमारी संसद के द्वारा धीरे धीरे संशोधन करके सुधारा गया। अब इसमें भी संशोधन क्या हुआ देखो, 2003 में भी संशोधन कर दिया गया। इसमें माता या पिता में से 2003 में, पहले एक था लेकिन 2003 में जब संशोधन हुआ तो क्या हुआ देखो, 2003 में दोनों अर्थात माता या पिता दोनों सार्थक रूप से प्राप्त हो। सार्थक का मतलब उनकी वैलिड नागरिकता हो, मतलब ये नहीं है कि पढ़ने के उद्देश्य से आए और यहां पर फिर बाप बन गए, ऐसा नहीं। आपका उद्देश्य पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तभी आपके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा था जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में। तो पहले जन्म के आधार पर था, फिर कोई भी व्यक्ति भारत में अगर जन्म लेता था तो नागरिक हो जाता। तो इसमें संशोधन हुआ कि माता या पिता में से 1986 में संशोधन हुआ कि अगर माता या पिता में से कोई भी अगर जन्म लिया है भारत में तभी उसे बच्चे की भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर 2003 में संशोधन किया गया कि माता या पिता दोनों वैलिड तरीके से भारत के नागरिक हों, अर्थात सार्थक रूप से अगर भारत के नागरिक हैं तभी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझ में आ गया। चलिए दूसरी बात करें वंश के आधार पे। अगर वंश के आधार पे आप बात करें तो लिखा है पिता का आधार माना गया। पिता का आधार का मतलब यह होता है कि देखो, जैसे आप समझ लो वंश के आधार की बात करें तो हम आप कैसे हैं, हम लोग जैसे भी भारत की नागरिकता को कैसे पाए, हम लोग भारत की नागरिकता को अगर हम देखें तो हमने वंश के आधार पे पाया है। जैसे हमारे पिताजी कहां के, भारत के, तुमने कहां की नागरिकता, भारत में, उनके पिताजी कहां से थे, भारत के। तो हमने वंश के आधार से हमको वंशानुगत तरीके से क्या मिला है, नागरिकता। यहां लिखा है कि 1992 में माता पिता दोनों को शामिल किया गया। इसका मतलब समझिए, पहले पिता को आधार माना जाता था। पिता का आधार का मतलब यह है, अब देखो जैसे कि आप सानिया मिर्जा को ले लो, नागरिकता की जब बात आती है तो सानिया मिर्जा की बात जरूर आती है, ऐसा जायज है क्योंकि वहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब पहले क्या था, माता पिता में से कोई भी था, लेकिन यहां पर यह है कि इस वंश के आधार पर अगर आप नागरिकता ले रहे हैं तो पिता को माना जाता है, क्योंकि हमारा देश क्या कहलाता है, पितृ प्रधान देश। अगर पिता भारत का है तभी भारत को नागरिकता दी जाएगी। अब बताओ, सानिया मिर्जा भारत की, उसने शादी किसके साथ किया, आप जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से। अगर इनका जो बच्चा हुआ उसे कहां की नागरिकता होगी, अगर वंश के आधार पर देखो तो उनको तो नागरिकता भारत नहीं देगा,
क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहां पर पिता को आधार माना गया है। अगर भारत का पिता होगा वंश के आधार पर, तभी वो भारत का नागरिक होगा। यह बात आप ध्यान रखिए। वंश के आधार पर हम नागरिकता तभी देते थे जब पिता भारत का होता था। अगर माता जो है वो विदेश की है तब तो नागरिकता मिल जाती थी भारत की, लेकिन अगर माता भारत की है और पिता विदेश का होता था तो नागरिकता नहीं मिलती थी। यहां सानिया मिर्जा के साथ उल्टा हुआ। सानिया मिर्जा भारत की, शोएब मलिक पाकिस्तान के, उनके बच्चे को नागरिकता कहां से? तो भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन सानिया मिर्जा कहां की नागरिकता है उनके पास? भारत की नागरिकता। तो इसको ध्यान में रखकर 1992 में संशोधन हुआ और 1992 में जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया उसमें यह कर दिया गया कि माता या पिता दोनों को शामिल किया गया। अर्थात अब 1992 के बाद यह प्रावधान कर दिया गया, अगर भारत की माता होती है या पिता है, क्योंकि महिलाओं ने भी क्या किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, क्योंकि आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में राइट टू आपको इक्वलिटी करता है, समानता का अधिकार है, किसी के साथ लिंग जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो इसके बाद 1992 में संशोधन कर दिया गया कि अगर भारत में रहने वाली, अगर वंश के आधार पर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो चाहे आप भारत की महिला हो या भारत का पुरुष हो, अगर वो भारत की महिला हो या भारत का पुरुष हो तो दोनों, अगर महिला हो या पुरुष हो तो उसके आधार पर उसके बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है। जो पहले क्या था, अगर पिता होता था तभी भारत की नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब दोनों को दे दिया गया। मतलब माता भी अगर इंडिया की है तो उसके बच्चे को क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता। अगर पिता इंडिया का है और माता विदेश की है तो भी उसको कहां की नागरिकता मिल सकती है? भारत की नागरिकता। समझ में आ गया? इसमें संशोधन कर दिया गया। तो चलिए अब पंजीकरण का मतलब समझिए। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का मतलब होता है यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आया, मान लो घूमने टहलने के उद्देश्य से आया, घूमने टहलते उद्देश्य से आया, वो अपना घूमते टहलते हुए क्या किया, उसको भारत अच्छा लगा, तो अगर उसको भारत अच्छा लग गया तो इसका मतलब यह है कि वो भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए उसको अब क्या करना पड़ेगा? 7 वर्ष रहने के बाद वह नागरिकता प्राप्त कर सकता था। लेकिन 7 वर्ष से पहले कितना था? 6 माह था। फिर उसको बढ़ाया गया, देखो 5 साल किया गया, फिर 7 साल किया गया। तो जो आधुनिक तरीके से देखा जाए तो 7 वर्ष रहने के बाद पंजीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता दी जाती है। लेकिन देखो ध्यान से समझो, 7 साल रहोगे उसके बाद ही आप नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। अब सरकार देखेगी कि आपको नागरिकता देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसके हिसाब से नागरिकता को डिसाइड करेगी। तो 7 साल रहने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक भारत में रहता है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। और भारत का यदि कोई भी व्यक्ति लगातार 7 साल बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। यह भी आप थोड़ा ख्याल रखें। अब देखिए चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। इसमें किस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान है? यदि कोई व्यक्ति विदेश से आया हो, कहां आया हो? भारत। यदि कोई व्यक्ति विदेश से आया हो और 10 वर्ष रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करे, अगर ध्यान से समझिएगा, पंजीकरण का मतलब यह है कि आप भारत में रहते हुए 7 साल रहने के बाद आप नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। अब सरकार डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर आप देशीकरण के माध्यम से, जो 1955 का प्रावधान है, उसके हिसाब से अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके बातों को थोड़ा सुनने की कोशिश करिए आप लोग। करना यह पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति विदेश से आया और 10 साल तक अगर वो भारत में रहा तभी वो नागरिकता के लिए आवेदन करेगा। लेकिन उसे और किस किस कार्यों से गुजरना पड़ेगा, उसे और क्या क्या आना चाहिए, इसकी बात को समझिए। जैसे उसका कला में अच्छी रुचि हो, विश्व ख्याति प्राप्त किया हो कला के क्षेत्र में। जैसे बहुत सारे गायक आप देखे होंगे, पाकिस्तान के कुछ गायक हैं तो वो कला के क्षेत्र से हैं, लेकिन कला के क्षेत्र से होते हुए भी जो भारतीय संविधान में अनुसूची 8 है, उस अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा को बोलता हो। अगर कोई भाषा नहीं बोलेगा तो आप उसकी भाषा को समझेंगे कैसे? यहां पर रहने के बाद 10 साल रहेगा, यहां का हाव भाव देखेगा, इसके बाद यहां पे ढल जाएगा,
तब भारत नागरिकता देगा उसको। किस माध्यम से? देशीकरण के माध्यम से। मतलब 10 साल आप रहो, देखो, समझो, इस कल्चर में ढल जाओ, और आपको कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हो, कला के आप जानकार हो, या तो आप विज्ञान हो, साइंटिस्ट हो, या तो आप भाषा 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को भी आपको जानना जरूरी होता है, दर्शन से हो, साहित्य से हो। अगर इन क्षेत्रों में आपने अच्छी ख्याति प्राप्त की हो और 10 साल तक अगर आप भारत में रहते हैं, तो अब फिर आप नागरिकता के लिए आवेदन देंगे तो भारत सरकार आपको नागरिकता दे सकती है देशीकरण के माध्यम से। समझ में आ गया देशीकरण का मतलब। पांचवा जो है 1955 के अधिनियम में क्या बात करता है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि भी मैंने आपको समझाया था कि अर्जित भूमि क्या होती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी भूखंड को भारत में मिलाया गया, मान लो जैसा भी कोई देशी राज्य है, अगर उस देशी राज्य को भारत में विलय करा लिया गया तो वो भारत का अभिन्न अंग बन गया, भारत के संघ का हिस्सा हो गया। लेकिन अगर उस भूमि पर जितने लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक उस भूमि पर रहते हैं, उन सभी नागरिकों को भारत क्या करेगा? स्वतः नागरिकता प्रदान कर देगा, क्योंकि वो स्वतः भारत के नागरिक बन जाएंगे। किसके माध्यम से? अर्जित भूमि के माध्यम से। जैसे आप कोई भूखंड है, उस पर 100 लोग, 200 लोग या तो 10 लाख लोग रह रहे हैं, तो जैसे ही वो भूखंड भारत का हिस्सा होगा, वो 10 लाख लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। देखिए, एक तो है त्यागपत्र के माध्यम से। त्यागपत्र का मतलब यह है कि जैसे ही आपने त्यागपत्र दे दिया, अपना त्याग कर दिया, नागरिकता का त्याग कर दिया कि हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए तो आपकी नागरिकता समाप्त ऐसे भी हो सकती है। अगर आप अपनी नागरिकता त्यागना चाहते हैं तो त्यागपत्र देकर आप नागरिकता को खत्म कर सकते हैं। एक तो प्रावधान ये। दूसरा, बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त करने का मतलब यह कि आपके ऊपर कुछ ऐसे मुकदमे हैं, या तो ऐसा कोई आरोप लगा है कि जिससे देश विरोधी हो, आप शत्रु की सहायता कर रहे हैं, देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो सरकार आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। या तो आप पागल हो गए, सोच समझ नहीं पाओगे, तो जब सोच समझ नहीं पाओगे तो आप इसकी वैल्यू क्या करोगे। लेकिन इसका बर्खास्त करने का कदापि यह मतलब नहीं होता कि उस व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाएगा। अगर हमारे देश में 22 लाख, मान लो कोई भी पागल है या देश विरोधी कार्य किया, उसको नागरिकता उसको बर्खास्त कर दी गई, इसका मतलब यह नहीं है कि वो देश से निकाल दिया जाएगा। उसको जीने का अधिकार है। 21 के अधिकार के तहत देखा जाए, अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको जीने का अधिकार है। हां, कुछ तौर से उसके अधिकारों को आप सीमित कर सकते हैं, जैसे उसको चुनाव नहीं लड़ सकता, वो मत नहीं दे सकता, वो भारत के किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकता वो, लेकिन देश में कमा खा सकता है। इसका मतलब ये होता है बर्खास्त करने का। इसके बाद वंचित कर देना। वंचित करने का मतलब यह है कि अगर वो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट से क्या करता है, नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जैसे हमारे देश में कह दिया गया 10 साल तक रहने के बाद ही आप नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। अब वो 10 साल का 7 साल रहा, 5 साल रहा, उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया। अब बनवा लेने के बाद ये दिखा दिया कि हम 10 साल से रह रहे हैं, अगर उसमें वो पकड़ा जाता है तो उसको नागरिकता से क्या कर दिया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, तो ये था आपके नागरिकता के बारे में थोड़ी जानकारी हमने आपको दिया। इसका कुछ करंट डाटा होगा, उसको कोशिश करेंगे कि हम अगले क्लास में और अगले वीडियो जो हम बनाएं उसमें आपको दे पाए। ठीक है, और ये आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप ऑफलाइन बैच में बैठ के पढ़ते हैं, सेम उसी टॉपिक से उसी तरीके से मैं यहां पर आपको लिखते हुए समझाने की कोशिश बिल्कुल किया था। और आई होप, मैं आशा यही करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिए। आप लोग शेयर करते ही नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा गलत करते हैं। अगर हम आपके साथ मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप भी मेहनत करिए, और कोशिश यही करिए कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करिए। एक बार देखा करिए, अगर नहीं समझ आता तो दोबारा उसको देखिए। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको डाटा पूरा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आप हर एक वीडियो को सीक्वेंस से देखते चलिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।